अब हम आज सीखेंगे पित्त के संदर्भ में। शुद्ध पित्त वायु के साथ संग यानी मिला हुआ पित्त, कफ के साथ संग या मिला हुआ पित्त, या हम कह सकते हैं कि वायु के द्वारा आवृत आवरण किया हुआ पित्त, कफ के साथ आवरण हुआ पित्त नाड़ी में किस तरह से दिखता है, उसको कैसे जाने, स्पाइक लगेगा। ग्रंथकार इस तरह के स्पाइक को स्पेसिफिक क्या नाम देते हैं, उसके बारे में। पित्त के संदर्भ में जो हमें सिखाया गया है वह अब मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट में स्क्रीन शेयर करूंगा, इसे आप लोग जरा ध्यान से देखें। हर रोज हम बात कर रहे हैं जो पित्त है उसका स्पाइक किस तरह से होगा, बस उस स्पाइक को ही हमें ध्यान से देखना है। जैसे ये स्क्रीन आप लोग अगर यहाँ देख पा रहे होंगे, एक सेकंड पहले मैं इसको ऊपर उठाता हूँ, एक सेकंड। किस तरह से, अरे जैसे वायु के संदर्भ में फिर वही बात, कल वाली बात आ गई। वायु का क्या है, अंतराल कम है और उछाल कम है, ये वायु है। कहीं पर भी इस तरह के स्पाइक होगा समझ लो कि ये शुद्ध वायु है। अभी जो हम जो सीख रहे हैं ना, उसको यह चीज समझना ही आपके लिए पर्याप्त है। जिसका अंतराल कम है, उछाल कम है, वह वायु है। अब आप जरा उसके बारे में, वायु के संदर्भ में कल हमने बात किया, उस वायु के उछाल कम है, मगर उसके उछाल को अगर बढ़ाएगा तो कौन बढ़ाएगा, वैभव जी बताइए। वायु के उछाल को कौन बढ़ाएगा, पित्त बढ़ाएगा। पित्त बढ़ाएगा। तो नाड़ी में वायु के क्षेत्र में इंडेक्स फिंगर में अगर स्पाइक ऊपर तेजी से लग रहा है, उसका बल ऊपर लग रहा है, इसका मतलब, लेकिन अंतराल कम है, उछाल ज्यादा हो रहा है, अंतराल कम है, इसका मतलब है कि पित्त के साथ संग करके वायु जा रहा है। बस सिंपल सी बात है, नाड़ी में हम उसको समझ रहे। कफ जो है अधिक अंतराल के लिए जाना जाता है, पित्त अधिक उछाल के लिए जाना जाता है। वायु के, अब देखो वायु तो अंतराल भी कम है, उछाल भी कम है, सिंपल साधारण तरीका से हम समझ रहे हैं। यहाँ पर बस लॉजिक लगाने की बात है, दिमाग लगाने की बात है, नाड़ी में अपने बुद्धि से नाड़ी में उस स्पाइक को समझने की बात है। हमने वायु को देखा, जैसे कल हमने सर्प गति के बारे में बताया। अब चूंकि सर्प गति में तो बिल्कुल भी स्पाइक जो है समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल भी निश्चेष्ट होकर के तेजी से चलने वाला, मगर उसके उछाल कोई पता ही नहीं चलता, तो वो सर्प गति है। आप देख लो कि वहां अगर स्पाइक ऊपर तेजी से लग रहा है तो संग हो रहा है पित्त के साथ, बहुत धीरे धीरे स्पाइक लग रहा है तो कफ के साथ संग हो रहा है। क्योंकि वायु जब कफ के साथ मिलेगा तो वायु का जो अंतराल कम था उस अंतराल को कफ बढ़ा देगा, क्योंकि कफ का काम ही अंतराल को बढ़ाना है। शशिकांत जी आप अंदाज लगा लो, अपने उंगली में जरा, अपने कलाई में आप एक बार दोबारा आप देखिए कि वायु के उंगली में, इंडेक्स फिंगर में क्या है, यह अंतराल कम या उछाल ज्यादा। अंतराल ज्यादा के साथ वायु बह रहा है या उछाल ज्यादा के साथ वायु बह रहा है। अगर त्रिदोष होगा तो तीनों ही मिलेंगे आपको, जो वायु है वो उछाल और अंतराल सभी मिलेंगे आपको, तेजी से जाएगा उछाल और अंतराल के साथ।
गुरुजी मेरे में तो वायु चल रहा है, वो पीठ के साथ। क्या चल रहा है? पीठ है, पीठ। अच्छा, ठीक है। बस वही चीज आज हम यहाँ पर पित्त के संदर्भ में, कल हमने वात के संदर्भ में तो समझ लिया, जलौ का वत, भूलतावत, यानी तितर के गति, सर्प के गति के आधार पर कल हमने समझ लिया उसको। अब हम जरा पित्त की जो गति है उसको भी हम समझ, मान लो कि यह कलाई है, यह कलाई है। अब यहां पर ना मैंने जो पढ़ा है अपने गुरु से वो, और जो आज बहुधा लोग जो बात करते हैं मंडूक गति को लोग शुद्ध पित्त के करके बोलते हैं कि यह जो है शुद्ध पित्त है, मंडूक गति। लेकिन मैं कुलिंग कुलिंग जो कुलिंग नाम का जो पक्षी होता है उस गति है उसे मैं शुद्ध पित्त के करके मतलब हमें पढ़ाया गया है। अब आप जिस किसी के भी विचारों को आप अगर मेरे विचार अगर आप समझोगे तो मैं तो मंडूक गति को अलग तरह से समझता हूं। तो सबसे पहले हम कुलिंग गति को समझते हैं। ओके, कुलिंग नाम का एक पक्षी है, उसका वीडियो पिछले बार तो था लेकिन आज मेरे को वो वीडियो मुझे मिल नहीं रहा है। एक पक्षी होता है कुलिंग नाम का जो कि, मगर आज मुझे वो वीडियो नहीं मिला इसीलिए मैं दिखाया नहीं तो एक पक्षी है कुलिंग। वो कुलिंग का मतलब क्या है कि उसकी जो है उसका अंतराल कम है कुलिंग का। जैसे पित्त के संदर्भ में हम क्या बताते आए हैं, वो एक पक्षी है उसका अंतराल कम है। ये देखिए जरा, इस तरह से वह पक्षी उछलता है। ये कहाँ दिखेगा? ये पित्त के यानी मिडिल फिंगर में आपको दिखेगा। ये देखिए अंतराल कम है मगर उछाल ज्यादा है, तो यह हम कुलिंग गति बोलेंगे। ये शुद्ध पित्त है, इसमें कोई व्याधि नहीं है क्योंकि दोष युक्त है ही नहीं। अब व्याधि है कफ आवृत वात आवृत पित्त अथवा वात संग पित्त। पित्त जो है वायु के दोषों के साथ गुणों के साथ मिला हुआ है, और पित्त जो पित्त है वो वायु के जो विकार है, जो स्वभाव है, जो गुण है, उसको लिए शरीर में उस वायु के गुणों को लेकर के शरीर में विकार दिखा रहा है। तो इसे हम बोलेंगे, एक सेकंड में इसको मैं पूरा काट देता हूं। इसको हम वो कैसे दिखेगा वो जरा इसको आप ध्यान से देखिए। इस गति को हम बोलते हैं काकवत गति। कौवा वात आवृत पित्त काक गति के हिसाब से हम इसको देखेंगे। अब जरा इस कौवे की गति को आप जरा देखो, क्या व्याधि क्या हो सकता है? हृदय पीड़ा। हृदय के जो मांसपेशी है उसमें एक तरह से दरारें पड़ जाना या एक प्रकार का वहां प्रॉब्लम हो जाना, हार्ट में दिक्कत हो जाना। पित्त के स्थान में वायु आ गया और वायु जो है पित्त के कार्य में विघ्न पैदा कर रहा है, तो हृदय से संबंधित व्याधि होगा, हृदय पीड़ा होगा, हृदय के मांसपेशी में टाइटनेस होगा। वायु जो है अपने रुक्ष गुण से वहां पर हृदय में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब यहां आप समझ सकते हो क्या हो सकता है। यहां पर पित्त में वायु मिला हुआ है। अब यहां कौवा किस तरह से दौड़ेगा? पित्त का उछाल ज्यादा है लेकिन वायु का उछाल नहीं है। पित्त का अंतराल मीडियम है अथवा ज्यादा नहीं है, मध्यम है, लेकिन वायु का अंतराल भी बहुत कम है। तो दोनों मिलकर के यहाँ पर न तो पित्त के गुण मिल रहा है, ये देखिए जरा, उछाल भी बहुत कम है और अंतराल भी बहुत कम है। उछाल और अंतराल बहुत कम है। किसी दिन कौवा को आप अच्छी तरह से देखना, उछाल भी नहीं है और अंतराल भी नहीं है, वो काक गति है। उछाल भी नहीं है, अंतराल भी नहीं है, टकर टकर करके चलता है, अंतराल भी नहीं है। वो दाना चुगने के टाइम जिस तरीके से चलता है, हाँ, जैसे दाना चुगते वक्त जिस तरह से दौड़ता है ना कौवा, आप उसको जरा ध्यान से देखिए। और कौवा को थोड़ा सा आप फटकार मारो, थोड़ा सा कुछ पत्थर वत्थर मारो
और उसके बगल में अगर कोई दाना होगा तो वो उड़ेगा तो नहीं। उस वक्त देखिए कौवा जो है कैसे भागता है, वहां आपको समझ में आएगा। कौवा, अभी आप यूट्यूब में उसका एक वीडियो पड़ा हुआ है, बट मुझे अभी वो दिखा नहीं, मतलब पिछले बार तो दिखाया था, वो आप वहां पर देखो, बहुत जल्दी जल्दी अपने पैर को उछाल उछाल करके आगे की ओर दौड़ेगा, जल्दी 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 अपने पैरों को उठाएगा, बहुत ऊंचा तक, ऊपर तक भी पैर नहीं ले जाता, नीचे नीचे से हल्का हल्का उठा उठा करके कुटर 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 करके उछलते हुए दौड़ेगा। गुरुजी छोटा छोटा कूदेगा, छोटा छोटा। हाँ, छोटा छोटा कूदेगा, उछाल ज्यादा नहीं होगा और अंतराल भी बहुत ज्यादा नहीं होगा। वात आवृत पित्त, क्योंकि वायु का जो अंतराल है, जो 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 मध्यम जो अंतराल है वायु का, पित्त का, उसे वायु क्या कर देगा, थोड़ा छोटा कर देगा, इतना तक कर देगा, क्योंकि वायु का अंतराल बहुत कम है। और इसके उछाल को भी वायु धीमा करेगा, क्योंकि वायु का उछाल भी कम है। तो वात आवृत पित्त हो गया, ये समझ में आया आप लोगों को। दूसरा है मंडूक गति। अब ये मंडूक गति में भेद है मेरे और दूसरे सिखाने वाले लोगों के संदर्भ में। मंडूक गति को हम यहाँ पर अजीर्ण, शरीर में मंदाग्नि और अजीर्ण किस तरह से होता होगा, अग्नि के स्थान में कफ आ गया, पित्त के स्थान में कफ आ गया, कफ की जो जलीयांश, जो पृथ्वी अंश है, उसने पित्त को आच्छादित कर दिया, पित्त को ढक दिया, तो ग्रहणी रोग हो सकता है, अजीर्ण हो सकता है, मंदाग्नि हो सकता है ना। यहाँ पर बहुत सारे ऐसी चीजें हो सकते हैं, पीसीओडी टाइप का हो सकता है लेडीज में। यहाँ हम मंडूक गति देखेंगे। अब देखिए जरा मंडूक गति कैसे दिखेगा। मान लीजिए कि ये आपका मिडिल फिंगर है, ये इधर से आपका ब्लड फ्लो, ब्लड जो है ना सर्कुलेट होते हुए हार्ट से जा रहा है। यहां पर हमारा रिंग फिंगर था और रिंग फिंगर को टच होकर के ये आगे बढ़ेगा, ठीक है। जब बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा, यहां से बड़े तेजी से पित्त स्थान में यहां पर टच करेगा। अदरवाइज कैसे टच करता है, ऐसे ऐसे सीधा टच करता है, लेकिन मंडूक गति में सीधा टच नहीं करेगा, तिरछा तिर्यकगामी होकर के जाएगा, आपको यहां से बड़े तेजी से यहां टच करेगा, उसके बाद धड़ाम सा नीचे गिरेगा। इसकी जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो ज्यादा रहेगा और सिस्टोलिक प्रेशर थोड़ा कम रहेगा। इसका सिस्टोलिक प्रेशर कम रहेगा, सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो कम रहेगा और डायस्टोलिक जो प्रेशर है वो ज्यादा रहेगा इसमें। यहां से बड़े तेजी से आप देखिए जरा, एक मेढक, जरा आप, मैं अब मेरे से मेढक तो बनेगा नहीं शायद, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि अंदाजन एक मेढक में बनाऊं। ये मेढक का अगला जो भाग है वो बड़ा हैवी होता है, उसका गर्दन, उसका पीठ। अब यहां देखिए जरा, मेढक का पिछला जो पैर है वो एकदम हल्का होता है, ठीक है, और आगे का पैर भी बहुत छोटा होता है। ये मेढक है, हंसना नहीं होके मेरे मेढक को देख करके, ये मेढक है। पीछे का टांग देखिए जरा, इसका कितना लंबा है, आगे के टांग बहुत छोटा है, बट पीछे का भाग बहुत पतला है, बहुत छोटा है, फुर्ती है। जो छोटा होता है, पतला होता है, उसमें फुर्ती ज्यादा होती है। लेकिन समस्या क्या है कि इसका अगला जो भाग है ना वो बहुत हैवी है, बहुत भारी है, शरीर के सभी जो चीजें अगले भाग में। तो जितना प्रयास करेगा भागने का, वो उछाल मारेगा जोर से ऊपर, ऐसे उछाल मारेगा, लेकिन अगला भाग तो बहुत भारी है, तो इस उछाल के साथ वो इस तरह से गिरेगा नहीं है, जैसे पित्त में जैसे होता है ना, ऐसे करके नहीं गिरेगा ये। जैसे गिरना तो ऐसे ही चाहिए था ना, अगर इसका चारों ओर समान मात्रा में अगर इसका वजन होता तो निश्चित ये यहां से इधर चले जाना था, ये यहां पर एक वृत्त बनाना था इसने। लेकिन चूंकि इसका अगला भाग तो बहुत हैवी है, बहुत भारी है, तो क्या करेगा, यहां पहुंचने के बाद वो धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। कभी मेढक को बाहर बैठा हुआ, तालाब के बाहर मेढक को पत्थर मारो और जब वो दौड़ता है तो एक वीडियो बनाओ स्लो मोशन में, फिर बाद में देखिए जरा उस मेढक जो है किस तरह से नीचे गिरता है वहां से।
यहां से तिर्यकगामी होकर के ऊपर छलांग मारेगा, जस्ट धड़ाम से नीचे गिरेगा। तो ये चीज आपको मिडिल फिंगर में मंडूक गति के रूप में ये दिखेगा। अब इसका आधार क्या है देखने का, क्योंकि वायु और अपना जो है कि अग्नि और वायु, अग्नि और जल है, पित्त का अग्नि और जल प्रदान है। अग्नि भी हल्का है, जल भी बहुत भारी नहीं है, लेकिन पृथ्वी और जल प्रदान है। कफ, कफ जो है वो हैवी होता है, अग्नि इतना हैवी नहीं होता। तो मेढक का अगला भाग जो है वो क्या है, कफ प्रदान है, और पिछला भाग क्या है, पित्त प्रदान है। पित्त प्रदान में तो उछाल ज्यादा है, लेकिन जैसे ही कफ प्रदान जल और पृथ्वी महाभूत वाला आया, यहां पर संग हुआ, ठीक है, कफ के साथ संग हुआ, कफ के साथ संग हुआ, पित्त को कफ ने आवरण किया, तो ये आगे बढ़ने नहीं दिया, ये यहीं से धड़ाम से नीचे गिरा। तो इसे हम बोलेंगे मंडूक गति। हालांकि बहुत सारे लोग मंडूक गति को इस आधार पर कि वो इस तरह से छलांग मारता है, लेकिन हमारे गुरुजी बताते थे कि नहीं बेटा, मंडूक गति जो है पहले वो छलांग मारेगा, आपके मिडिल कर्वेचर तक एकदम टच करेगा, तिरछा होकर के टच करेगा, यहां से आपको तिरछा लगेगा, उसके बाद यहां से धड़ाम सा नीचे गिर जाएगा। ये मंडूक गति है। तो यहाँ अजीर्ण हो गया, मंदाग्नि हो गया, ऐसे व्याधि इसमें होंगे। तो ये आप क्या बोले, इसके लिए सिस्टोलिक प्रेशर कम रहेगा और डिस्टोलिक ज्यादा रहेगा क्या थोड़ा? हाँ, डिस्टोलिक जो प्रेशर है वो थोड़ा ज्यादा रहेगा इसका। ओके, ठीक है। अब दूसरा हम बात करेंगे जरा यहाँ कफ के संदर्भ में। कफ, तो कफ में तो हमारा भी वही विचार है कि हंस गति जो होता है वो कफ का अपना स्वाभाविक चाल है, हंस गति। अब हंस यानी पानी के अंदर जो विचरण करता है, हंस जब पानी के अंदर विचरण करता है, उस हंस में एक विशेषता है। मान लो कि यहाँ पर एक हंस है, ये एक पानी है, और ये हंस कैसा होता है मेरे अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, ये इसका पूंछ हो गया या इसका ऊपर का, ऐसा ही होता होगा, चलो जो भी है। अब इस हंस का टांग एकदम लंबा होता है, ये पानी के अंदर टांग जाएगा। हे भगवान, अब कोई आ गया, मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा अब, है ना। ये हंस है, आप ध्यान से सुनिएगा मेरे बात को। मान लीजिए कि ये एक हंस है और इसका ये टांग है, समुद्र के या उस पानी के उस तालाब के बहुत नीचे इसका टांग जाता है, और इस तरह से इसके पंजे होते हैं इस हंस के। अब जब ये स्थिर गति में जब ये विचरण करता है, ये हंस, इसके पंजा जब ये पानी को पीछे की ओर ये धक्का मारता है, हंस के ऊपर के शरीर आगे बढ़ते हुए आपको दिखाई देगा, लेकिन पानी में कोई हलचल नहीं है, पानी में कोई हलचल नहीं है। कफ को हम पृथ्वी तत्व बोलते हैं, कफ को हम अधोगामी बोलते हैं। कफ कैसा है, ऐसा करके नीचे की ओर, देखिए ये कफ ऐसा नीचे की ओर झुक करके कफ चलता है। पित्त ऊपर की ओर बढ़ते हुए आगे चलता है, और वायु इस तरह से आगे चलता है। कफ का नीचे झुकना स्पष्ट आपको इंडेक्स रिंग फिंगर में दिखेगा। पित्त का ऊपर की ओर उछाल मारना, पित्त इसीलिए जाना जाता है, ये मिडिल फिंगर में दिखेगा। और जल्दी जल्दी से चंचल प्रकृति से, कभी तो जल्दी कभी तो मध्यम गति से चलना, वायु इंडेक्स फिंगर में दिखेगा। तो ये कफ का जो है, जब हम रिंग फिंगर में देखते हैं तो कफ जो आगे जो बढ़ रहा है वो एकदम हंस गति के समान। बिल्कुल भी आपको अगर शुद्ध कफ होगा, कफ के उंगली में अगर आपको कोई रोग अगर नहीं होगा, तो उस उंगली में कुछ नहीं समझ में आएगा, समझ में नहीं आएगा। अगर कफ से संबंधित व्याधि होगा तो भी बहुत ज्यादा समझ में नहीं आएगा। समझ में हमें तभी आएगा जब कफ के स्थान में पित्त या वायु चला गया। हंस गति, हंस गति में हम नाड़ी को किस तरह से देखेंगे, जिसका अंतराल बहुत ज्यादा है और उछाल मध्यम है, यह हंस गति है। स्लाइड करता हुआ आगे जाएगा,
ये जो पक्षी है हंस, स्लाइड उछाल बहुत ज्यादा नहीं है, पानी के अंदर ज्यादा उछाल नहीं है, स्लाइड करके वो आगे की ओर बढ़ेगा। वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं है, गति बिल्कुल भी नहीं है, धीमे धीमे गति से वो आगे बढ़ता है। वायु तो बहुत तेज बढ़ता है, लेकिन कफ में कोई वायु देखो जरा, ये देखिए वायु इतना जल्दी जल्दी मूवमेंट करता है, ये कटर 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 कटर। और पित्त, पित्त मध्यम, ये देखिए जरा, ये पित्त उछाल ज्यादा है, ये पित्त देखिए। अब इस आधार पर हम कफ को समझ सकते हैं हंस गति को। अब यही कफ में, यही हंस गति में, यह जो हंस है, अगर इस हंस में चंचलतापन आ जाए वायु का, मान लीजिए ये कफ रूपी एक हंस है, अब इस हंस में कफ वायु रूपी चंचलता, वायु चंचलता के लिए जाना जाता है, बहुत जल्दी जल्दी दौड़ने वाला गति और वेग के लिए वायु जाना जाता है। अब इसी हंस गति में अगर वायु का आएगा तो एक गोरैया नाम का एक पक्षी होता है, जिसे हम पारावत भी बोलते हैं। गोरैया समझते हैं आप? गोरैया एक पक्षी होती है, यूट्यूब में देखिए गोरैया के करके, वो समझ में आएगा। उसमें क्या है, अंतराल में कमी है और उछाल में भी थोड़ी सी कमी है। अब ये कफ का जो अंतराल है ना, इस अंतराल को क्या करेगा, उछाल को थोड़ा कम कर देगा, ये देखिए, और अंतराल को कम कर देगा, ये वायु की वजह से। ये आपको अपने मिडिल फिंगर में दिखेगा, रिंग फिंगर में दिखेगा, ध्यान देना, रिंग फिंगर में दिखेगा, कफ की उंगली के नीचे दिखेगा। देखिए जरा, यहाँ पर कफ का स्वाभाविक गति यहाँ से उठ करके यहाँ तक जाना है, पता ही नहीं चलेगा आपको, इस तरह का अधोगामी होकर के बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही ये वायु के साथ संग होगा तो क्या होगा, उछाल बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि वायु का भी तो उछाल तो ज्यादा है नहीं, मध्यम। मतलब सर कफ में वायु रिंग फिंगर में वायु जैसा फीलिंग होता है। हाँ, वायु जैसा। लेकिन वायु और कफ दोनों के योग जो है यहाँ पर आपको समझ में आएगा। देखो, वायु में उछाल नहीं है, कफ में मध्यम उछाल है, इसका मतलब है उछाल थोड़ा कम होगा, क्योंकि वायु का संग हो रहा है ना। जो संग होता है उसका बल ज्यादा होता है, उसका प्राधान्य ज्यादा होता है, ठीक है। तो हाँ जी, वैसे अभी ना मेरे लैपटॉप में मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पर आप लोगों की आवाज बिल्कुल समझ, आप लोग बेशक लिख करके यहाँ पर डालिएगा, आपकी आवाज। हाँ, चिड़िया, चिड़िया, गौरैया, चिड़िया, गौरैया नाम का चिड़िया है। उस चिड़िया को जब चलता है वो चिड़िया, तो देखना, उसको ध्यान से देखना, उसका भी वही हाल है, उसका उछाल भी कम है, और चूंकि कफ के साथ मिला है, थोड़ा अंतराल तो कफ देगा, लेकिन वायु क्या करता है, उस अंतराल को वायु दबाने का प्रयास कर रहा है। ये देखिए, कफ के जैसा अंतराल दे ही नहीं रहा है, उछाल भी नहीं दे रहा है अंतराल भी, चूंकि कफ के साथ संग कर रहा है, तो वायु का तो अंतराल भी बिल्कुल कम है, लेकिन चूंकि संग कफ के साथ हुआ है, तो कफ बोलता है कि नहीं नहीं, थोड़ा सा मैं तेरे को लपेट के लेके जाऊंगा, तो अंतराल को थोड़ा जरूर बढ़ाया है, लेकिन कफ के जैसा बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ क्या व्याधि होगा, जैसे साइटिका है, जैसे कॉन्स्टिपेशन है, कफ के साथ, कफ के स्थान में, या कफ के साथ वायु का संग होना या आवृत होना, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, साइटिका हो रहा है, कफ आवरण हो रहा है। अब वायु अगर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो कफ के परमाणुओं को सुखाने का काम करेगा, तो यहाँ पर फिर लाइपोमा टाइप का भी, स्किन में जो लाइपोमा जैसे जो होता है, गांठ जैसे बन जाना, ऐसे चीजें भी आप देख सकते हो। समझ में आया आपको गौरैया? बिल्कुल इसमें समझने वाली कोई बड़ी बात ही नहीं है, बस जहां आपको तीन इन दोषों का स्पाइक, इनकी गति जहां आप समझोगे, अधिक उछाल पित्त का है, अधिक अंतराल कफ का है, और उछाल और अंतराल कम वायु का है, बस समझने वाली बात इसमें कोई ज्यादा है ही। अब हम जरा बात करेंगे यहाँ पर पित्ता कफ। कफ
कफ में पीठ के आवरण से कौन सी व्याधि होगी? अरे भैया मैं वही तो बता रहा हूँ अभी, पित्तावृत कफ, अभी मैं उसी के ऊपर बात कर रहा हूँ। अभी आप वातावृत कफ के बारे में पूछ रहे होंगे शायद। गुरुजी अभी आप जो पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते वातावृत कफ में चले गए। अभी जो पढ़ा रहे थे आप कफ संगत, मतलब देखो कफ आवृत शुद्ध जो कफ है वो हंस है, वायु द्वारा आवृत कफ पारावत है, जिसमें साइटिका और कब्ज के बारे में बताया। अभी नहीं मैं मुझे ये आपको नहीं, पित्तावृत कफ, पित्त वाला आप बता रहे ना, कुलिंग कुलिंग पक्षी का बता रहे थे आप। कुलिंग तो पित्त का हो गया ना, वो तो खत्म हो गया ना फिर कुलिंग। फिर आप बताए काकावत गति, काकवत गति। काकवत गति तो कफावृत पित्त है जी। कि वातावृत पित्त, हाँ जी, वातावृत पित्त है ना काकवत। कफ आवृत पित्त जो है मंडूक गति है, वात आवृत पित्त काकवत है। शुद्ध पित्त हो गया कुलिंग, शुद्ध पित्त हो गया कुलिंग, काकवत गति हो गया वातावृत, हाँ, और मंडूक और गति मंडूक हो गया कफावृत। हाँ, काकवत तो इस शुद्ध पित्त में कोई व्याधि नहीं है। वात आवृत पित्त यानी काकवत में आपको हृदय पीड़ा, हृदय मांसपेशी में प्रॉब्लम। मंडूक गति कफ आवृत पित्त में आपको अजीर्ण हो गया, मंदाग्नि हो गया, ऐसे व्याधि। ये तो हो गया। अब इधर हम आगे कफ के लिए, शुद्ध कफ जो है वो हंस गति हो गया। रिंग फिंगर में हम इसको देखेंगे, जहां अंतराल बहुत ज्यादा है और उछाल मध्यम है। अब अभी इससे पहले हमने बताया वात आवृत कफ यानी वायु द्वारा कफ का संग होना या आवृत होना, तो इसे हमने गौरैया पारावत गति के बारे में बताया, जहां पर जिसमें हमने अंतराल में कमी और उछाल में कमी के बारे में बात किया था। इसे हमने साइटिका और कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि कफ का जो कफ है उसके परमाणुओं को वायु बहुत ज्यादा आवृत कर रहा है। वायु में अगर रुक्ष कूट बढ़ा हुआ होगा और ऐसे में अगर वो कफ को आवृत करता है, फिर यहाँ पर लाइपोमा हो गया या गांठे वगैरह होना, कुछ इस तरह के है ना, ये सारे व्याधि आपको वात आवृत कफ में दिखेगा। अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं पित्तावृत कफ, जिसे हम कपोत गति के करके जानेंगे। ये शब्द क्या है? लाइकोमा से ग्लाइकोमा, गांठबंधा, ये लाइकोमा या ग्लाइकोमा। हाँ जी, हाँ जी, लाइकोमा की ग्लाइकोमा, लाइपोमा बोलते हैं हम लोग तो। ओके ओके, हाँ जी, लाइकोमा, ठीक। अब आ गया पित्तावृत कफ। अभी हम यहाँ कफ के उंगली के नीचे देख रहे हैं पित्तावृत कफ। इसे हमने सुपरफिशियली देखना है, ये भी ध्यान देना है ना। सुपरफिशियली देखना है। सुपरफिशियली मतलब एकदम ऊपर भी नहीं है, जहां पर हम सब दोषा देखते हैं। सब दोषा वाली जो स्थान है वहां पर हमने इसको देखना है। तो यह जो स्पाइक है ये आपको समझ में आएगा। कफ का जो स्वाभाविक स्पाइक है, क्या उस स्पाइक में पित्त के जैसा उछाल दिख रहा है? अगर हाँ तो ये पित्तावृत कफ है। कपोत गति। अब जरा कपोत यानी कबूतर के जो स्पाइक है उसको आप जरा देखो। कबूतर का जो स्पाइक है उसको आप ध्यान दीजिएगा, कैसा कैसा बढ़ेगा। कफ के यहाँ पर अब कफ जो है उसका अंतराल ज्यादा है। कफ का क्या है? अंतराल बहुत ज्यादा है, उछाल भी मध्यम है। अब यहाँ पर हम पित्त को दिखाएंगे तो पित्त का उछाल ज्यादा है लेकिन अंतराल कम है। उछाल ज्यादा है, अंतराल कम है। उछाल ज्यादा है, अंतराल कम है। पित्त द्वारा आवृत हो गया कफ, ऐसा समझेंगे। तो यहाँ क्या होगा? ब्रोंकाइटिस, अस्थमा हो गया। ज्यादातर जो है पित्तावृत कफ, यहाँ कपोत गति जो दिखेगा वो ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, दमा बोलते हैं जिसे हम। जो ब्रोंको नली होते हमारे, उसमें क्या हो गया? पित्त और कफ दोनों वहां संघर्ष कर रहे। उस एरिया को कफ जो है पित्त जो है ना आवृत कर लिया। कफ का जो परमाणु आगे बढ़ नहीं रहा है तो वहां संक्रमण पैदा करता है। ठीक है जी, समझ में आया? इसमें और कुछ देखना है? हमने कफ पित्त वात तीनों को हमने यहाँ पर देख लिया है। कोई कन्फ्यूजन है तो बताइए। मुझे जरा कफ में पित्त का आवरण जरा, कफ में पित्त का आवरण
हाँ, कफ में पित्त का आवरण होगा तो कपोत गति हो गया। नहीं, ये तो पित्तावृत कफ हो गया। हाँ हाँ, पित्तावृत कफ, हाँ जी। हाँ, तो पित्तावृत कफ का मतलब है कि कफ को पित्त ने आवरण किया, ये हो गया ना। ओके ओके ओके, चलो पित्तावृत, पित्त ने कफ को आवृत किया। वातावृत, ये वात ने कफ को आवृत किया। कफावृत पित्त, कफ ने पित्त को आवरण किया। वातावृत पित्त, वायु ने पित्त को आवरण किया। आवरण यानी ढक देना, रोक देना। संग होना भी हम यहाँ पर कह सकते। दोनों मिले हुए हैं, दोनों मिल करके व्याधि दिखा रहे हैं। ठीक है जी। अब जरा आगे बढ़े। वैभव जी, समझ में आया आपको? अब हम यहाँ पर थोड़ा डायबिटीज के संदर्भ में जो मुझे समझ में आया, जो मैंने देखा और जो मुझे सिखाया, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो नाड़ी है वो अनुलोम और विलोम गति में जो नाड़ी जो चलता है, उसके संदर्भ में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ओके, अनुलोम और प्रतिलोम। प्रतिलोम होता है, मान लो कि ये हमारा हाथ है, ये हमारे उंगली हो गया इधर, ठीक है, यहां से हमारा हार्ट है। अनुलोम और विलोम, प्रतिलोम गति। अनुलोम का मतलब है कि जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है वो इधर की ओर जा रहा है। प्रतिलोम का मतलब हो गया यहां से इधर की ओर जाते हमें महसूस हो रहा है। अपने नाड़ी में ध्यान से देखिए, जब हम तीन उंगली अपने रेडियल आर्टरीज में जब लगाते हैं, ध्यान से जब हम देखते हैं, हमें लगता है जैसे पंखा है छत पे लगा हुआ। वो पंखे को जब हम धीरे से जब वो चलता है तो ऐसा लगता है कि भाई ये पंखा जो है सही गति में चल रहा है। लेकिन जैसे ही वो फास्ट चलने लगता है तो लगता है कि वो उल्टा घूम रहा है। लगता है कि नहीं लगता? उल्टा घूम रहा है। हालांकि हालांकि हार्ट से ब्लड इस दिशा की ओर आ रहा है, ब्लड तो इधर आ रहा है। लेकिन अगर ये ऐसा इधर अगर वो आता है सीधा, समझ में है आपको? तो ये हो गया। हाँ जी, भाजी पाने बस। आप देख रहे हो अपनी उंगली में जो ब्लड जो घूम रहा है ना, जो सर्कुलेट हो रहा है, उसको आप जरा ध्यान से देखिए कहां से किधर की ओर जा रहा है। आसानी से समझ में आएगा। किधर धक्का मार रहा है, वो किधर धक्का मार रहा है, आगे की ओर या पीछे की ओर धक्का मारेगा। मोहन जी को बहुत ज्यादा मतलब वो हो रही है, समझ में नहीं आया लगता है। देखिए जरा, धक्का जो मार रहा है वो आगे मार रहा है पीछे मार रहा है? आगे मारना जो है, आगे मारना जो है। अच्छा, यहाँ मैंने थोड़ा गलती लिख दी है इसमें। ये जो है ये प्रतिलोम हो गया। प्रति यानी पीछे की ओर जाना, ये प्रतिलोम। और आगे की ओर बढ़ना अनुलोम हो गया, ये अनुलोम। अनुलोम। अब मैं एक चीज आपको बताता हूं, पहले तो आप ये देख लो, आगे की ओर धक्का मार रहा है स्पाइक, तो वो अनुलोम है। पीछे की ओर धक्का मारते हुए बढ़ रहा है आगे, तो वो प्रतिलोम है। बाजी, यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो गया? अब देखिए जरा, ये आगे जाकर के पीछे की ओर अगर ये आता है, आगे जाकर के पीछे की ओर अगर ये आता है, अनुलोम जाकर के प्रतिलोम की ओर जाता है, तो ये बड़ा भयानक व्याधि है। फिर इसको आप देख सकते, आगे बढ़ेगा और पीछे की ओर थोड़ा सा आधा मूवमेंट करता है। जैसे कोई कैसे मैं बताऊं आपको, आपने किसी जानवर के ब्लड को देखे हो जो थोड़ा जम गया हो? ब्लड को ले लो, नहीं तो क्या चीज लिया जा सकता, ब्लड ले लो,
नहीं तो जो मैदा को जब ये लोग जब मिक्स करते हैं रोटी बनाने के लिए, वो ऊपर से नीचे फेंकोगे तो थोड़ा सा ऐसा करके मूवमेंट करता है, हिलता है ये थोड़ा ऐसा ऐसा करके। जो ब्लड है, मैंने देखा है ब्लड जब रखते हैं ना तो रखते वक्त थोड़ा सा हिलता है वो। महसूस हो रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूं? मैं आपको समझ में आ रहा है? ब्लड आधा लीटर 1 लीटर जो जानवर का जो ब्लड है, जब वो जम जाता है तो ब्लड को किसी थाली में नीचे रखो। अच्छा, एक थाली में ब्लड रखा है, उसको जमीन में थोड़ा सा जोर से उसको फेंको, रखो ऐसा करके। वो ब्लड में हलचल होगा कि नहीं होगा? वो आगे पीछे ऐसा मुंह हलचल होगा उस ब्लड में। तो कुछ उसी तरह के जो हलचल है आपको यहां अनुलोम होते हुए थोड़ा सा प्रतिलोम पीछे की ओर मुड़ेगा। ध्यान से इसको आप जरा देखिए, महसूस करिए। इसे हम बोलेंगे अनुलोम वर्सेस प्रतिलोम गति। मधुमेह के जो रोगी है उनकी आप नाड़ी देखिए, डायबिटीज के रोगी, ये बेसिकली किस वजह से होता होगा? जब भी कभी डीजेनरेटिव चेंजिंग होगा शरीर में, मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर होगा, तो इस तरह के स्पाइक आपको वहां दिखेगा। अनुलोम से प्रतिलोम होना, अनुलोम होकर के प्रतिलोम हो जाना, ऐसा जैसे कि किसी चीज को हमने, किसी हल्का चीज को, गीला वाला चीज को, मुलायम वाली चीज को जमीन में रखा और उसके बाद थोड़ा वो हिलना शुरू होता है, वो हलचल होता है उसमें, आगे जाकर के करके फिर आगे जाएगा। मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर या डीजेनरेटिव चेंजिंग, शरीर की जो चयापचय क्रम है उसमें डिसबैलेंस हो जाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी होना, यहां से आपको समझ में आएगा। प्रतिलोम अगर होगा तो, ये तो हमने बात की अनुलोम होते हुए प्रतिलोम होना। अकेला शुद्ध अनुलोम होगा तो ये तो शुद्ध ये तो कोई विकार नहीं है ना, क्योंकि हार्ट से ही जा रहा है अनुलोम होना तो शरीर का। लेकिन अनुलोम होते हुए प्रतिलोम होना, ये आप लोग समझ लो। अनुलोम होते आगे बढ़ के फिर पीछे की ओर मुड़ करके फिर आगे बढ़ना, इसको समझना आसान है लेकिन इतना भी नहीं है। बस अपना कंसल्टेट बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर करो और डायबिटीज के जो मरीज है उसमें अच्छी तरह समझने का प्रयास करिए। अब हम जरा प्रतिलोम गति को समझेंगे। प्रतिलोम गति का मतलब सीधा ही है कि आपको नाड़ी में बिल्कुल हाथ के पर्व उंगलियों से पीछे की ओर हार्ट की ओर ब्लड का बहता हुआ हमें समझ में आएगा, यह प्रतिलोम है। और जितनी भी उदान विकृति है, उदान वायु से समय जो विकार है, ऊर्ध्वगत जो व्याधि है, सिरो रोग हो गया, वो सभी प्रतिलोम गति से आपको इस पर क्या क्या हो सकता है। जिसका माइग्रेन है, जिसका बहुत अधिक छींक आना, बहुत अधिक। अभी यहाँ पर हमारे अजीत जी है अभी यहाँ पे? अजीत जी, आपके जो पेशेंट है आप देखिए उसके नाड़ी में ये प्रतिलोम गति दिखता है कि नहीं? गुरुजी नहीं समझ पा रहे, उसमें मैंने खूब देख लिया। उसके शरीर में ना क्लेद ज्यादा बढ़ा हुआ है। वो क्लेद जब ज्यादा बढ़ता है ना शरीर में, जलियान से भाग ज्यादा बढ़ता है, तो कफ का गुण जो होता है ना वो मंदगामी हो जाता है। फिर उसे हमें कोई इस तरह के नाड़ी में स्पाइक सही तरीके से नहीं दिखता। तो उसके लिए अजीत जी आप एक काम कर लीजिएगा, क्या करना है, जैसे मैंने आप लोगों को बताता हूं मैं हमेशा, लेकिन आप लोग भूल जाते हो। ये देखिए यहाँ पर जैसे मैंने बताया था ना, यहाँ पर प्रेस करना है, ऐसे करके पकड़ के प्रेस करना है और उसके नाड़ी को देखना है। जैसे ऐसे करके दबाओगे तो वो सर्कुलेशन जो है ना, प्रतिलोम वाली जो सर्कुलेशन है आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा। आंख बंद करिए और उस चीज को आप वहां पर नोट करिए। तो जितने भी जो उदानगत विकृति है वो सभी प्रतिलोम गति से आपको दिखेगा।
ठीक है। अब एक पेंडुलम गति भी होता है। पेंडुलम गति कैसा होता है? एक घड़ी के नीचे पेंडुलम लगा हुआ होता है ना, ऐसा करके। जैसे अभी हमने कहा था कि अनुलोम वर्सेस प्रतिलोम में वो एकदम आगे जाकर के थोड़ा सा पीछे मुड़ करके फिर आगे जा रहा था। इसको हमने कहा था मधुमेह, डीजेनरेटिव चेंजिंग जैसे व्याधियां। अब यहां पर हम आपको देखेंगे प्रतिलोम। प्रतिलोम में क्या होगा? आगे जाएगा और एकदम पीछे मुड़ करके फिर आगे जाएगा। इस बैक होने की जो स्थिति है, अगर छोटा बैक है, हालांकि आप जानते हो थायराइड भी हार्मोनल विकृति है, चयापचय की व्याधि है। हार्मोनल किस तरह का व्याधि है? एक प्रकार का मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर ही है, वो भी एक प्रकार का डीजेनरेटिव चेंजिंग जैसे ही व्याधि है, वो भी मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर ही है। थायराइड भी उसी की वजह से हार्मोनल डिसबैलेंस हो रही है। लेकिन डायबिटीज या इस तरह के जो डीजेनरेटिव चेंजिंग से होने वाले, मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर से होने वाले डायबिटीज जैसे जो व्याधि है, वहां पर हमें जो पीछे की ओर जो मुड़ रहा है बहुत कम मुड़ करके आगे बढ़ता दिखेगा। लेकिन अगर वही पेंडुलम गति का मतलब है, जैसे देखिए पेंडुलम है, कभी इधर जाएगा, उसके बाद इधर आएगा, फिर इधर आएगा, तो यह जो है स्पाइक आप पूरी तरह से पीछे तक बैक आकर के फिर आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा। स्पष्ट रूप से आप देखोगे तो यह पेंडुलम गति आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। नाड़ी में जितने भी जो थायराइड है, उन थायराइड वाले रोगी के नाड़ी में आप देखिए, वहीं पर आपको पेंडुलम गति दिखेगा। ठीक है जी। अब एक स्पाइक है। अभी आप लोग थक गए और आगे और बढ़े? एक स्पाइक ले सकते हो सर? हाँ, एक स्पाइक ले सकते हो? अच्छा ले ले, ठीक है। तो अभी एक हम दो जो भी लेंगे, अभी हम यहाँ पर लेंगे पित्तावृत प्राण वायु। ये जो मुझे समझ में आया वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। बहुधा लोग बहुत सारी बातें बताते हैं, मतलब कि अलग अलग स्पाइक के बारे में, लेकिन लिखा मैंने सभी है, नोट मैंने सभी किया, लेकिन कॉन्फिडेंटली जो चीज मुझे समझ में आया नाड़ी में और व्याधि पकड़ में आया, वो चीज उष्ट्र गति लिखिए जरा। उष्ट्र गति, स्पेशल स्पाइक जो उष्ट्र गति का है। उष्ट्र यानी कैमल, उष्ट्र यानी ऊंट। अब देखो जरा, जो ऊंट है वो किस तरह से विचरण करता है, किस तरह से आगे वो बढ़ता है, उसको हम यहाँ पर जो उष्ट्र गति में जो चीज दिखेगा उसे हम बोलेंगे पित्तावृत प्राण वायु। प्राण वायु को जब पित्त आवरण करता है, उसको ढक देता है, तो उसमें से जो व्याधि होगा, एरोटिक स्टेनोसिस नाम का, हृदय के धमनियों में एक प्रकार का जो संकोचन जो पैदा होगा, एरोटिक स्टेनोसिस, यह जो व्याधि है हम उष्ट्र गति के एक स्पेसिफिक स्पाइक है ये। अब आप लोग यहां पर लिखियो कि तीनों फिंगर को बरोबर रखना है। पहले आप लिखिए जरा, तीनों फिंगर को बरोबर रखना है, तीनों फिंगर को बरोबर रखना है। ठीक है, तीनों फिंगर को बरोबर रखना है, समान भाग में रखना है, ऊपर सुपरफिशियली। उसके बाद 3 उंगली को ऊपर रख करके पहले जन्म प्रकृति जाना है, फिर सुपरफिशियली आना है। अब आप क्या करोगे? सुपरफिशियली आने के बाद पहले आप बेशक चाहो तो ध्यान से सुन लेना, फिर बाद में जो समझ में आए वो लिखिए। पहले हमें, आप लोग जरा हमारे साथ करिए जरा, आप लोग ये जो है 3 उंगली हमने यहां पर रखा, 3 उंगली को हमने यहां पर रखा। पहले आप जाइए जन्म प्रकृति। अरे भैया उंगली में मत रखिए वैभव जी, आप अपनी कलाई में रखिए ना, जस्ट मैं तो दिखाने के लिए कर रहा हूं। बरोबर 3 उंगली को रखा आपने। उसके बाद जन्म प्रकृति तक आप चले गए। देखना अब ये एकदम स्पेशल, मतलब ये स्पाइक है, इसको समझना है बस, बड़े तीक्ष्ण बुद्धि से आपको ये पकड़ना है। 3 उंगली बरोबर रखा, जन्म प्रकृति चले गए, फिर उसके बाद सुपरफिशियली आए। अब हम क्या करेंगे? अपने मिडिल फिंगर को ही बाकी 2 उंगली को सुपरफिशियली रखेंगे, अकेला मिडिल फिंगर को हम जन्म प्रकृति तक लेके जाएंगे, अकेला मिडिल फिंगर को जन्म प्रकृति तक लेके जाएंगे। नीचे जाना है जन्म प्रकृति तक,
उसके बाद धीरे 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 उसको ऊपर की ओर उठाना है, धीरे धीरे उठाना है। करिए जरा, धीरे 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 उठाना है। फिर करिए, मिडिल फिंगर को जन्म, अकेला मिडिल फिंगर, बाकी 2 उंगली ऊपर बैठे हुए। ध्यान देना, दोनों उंगली में स्पाइक समझ में आनी चाहिए। ऐसे में मिडिल फिंगर को नीचे तक लेके जाइए। अब जब ये ऊपर आएगा, तो जब वो ऊपर आएगा, उंगली ऊपर आएगा, अब उसके बीच में स्पाइक तो लग रहा है ना, आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मोहन जी, सारे इंडिया जी, शशिकांत जी, स्पाइक लग रहा होगा। अगर किसी का एरोटिक स्टेनोसिस यानी उसके हृदय के धमनियों में संकोचन जैसी कोई स्थिति होगी, तो ऐसे सिचुएशन में उसके मिडिल फिंगर के बीचों बीच आपको एक गड्ढा जैसा, एक बिंदु जैसा दिखेगा। जब आप उस उंगली को ऊपर की ओर खींचोगे, ध्यान से देखिएगा, अपने उंगली को, मिडिल फिंगर को जन्म प्रकृति अकेले लेकर के जा करके जब आप ऊपर की ओर जब लेके आओगे, तो ऐसा लगेगा जैसे कि एक बिंदु जैसा, बट गड्ढा, गड्ढा जैसे एक छोटा सा, क्या बताऊं मैं आपको, एक कटोरी के ऊपर जब आप अपने पैर रखोगे, तलवा रखोगे, तो कैसा महसूस होता है? वो गड्ढा ऐसा जो उसके जस्ट सेंटर में खालीपन आपको दिखाई देगा, खालीपन दिखाई देगा, जैसे कटोरी के बीचों बीच खालीपन होता है। ऊपर उठाते हो, अभी आपको नहीं दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि आप में तो वो व्याधि नहीं है। अगर होगा तो जरूर दिखाई देगा। वह जो, क्योंकि मुझे दिखाई दिया इसीलिए मैं बता रहा हूं। और मेरे जैसे जैसे अगले क्लास रहेगा, जैसे जैसे मेरे पास वैसे ही पेशेंट आएंगे, मुझे कोई, क्योंकि सभी चीज को मैं टटोलने का प्रयास करता हूं। जैसे ही मुझे, क्योंकि देखो कॉन्फिडेंटली तभी हम बता पाएंगे ना, नहीं तो ऐसे बताएं तो फिर तो जो मर्जी बताओ, बतरी चीजें हैं यहाँ पर। पिपली का गति है, मैंने कभी देखा ही नहीं, तो मैं कैसे बताऊंगा पिपली का गति? क्यों बताऊं मैं आपको? भाई जिस दिन मुझे समझ में आएगा मैंने कहीं पिपली का गति देखा, एक गुड़ खाया हुआ आदमी ही बताएगा गुड़ के स्वाद। आपने कभी गुड़ खाया ही नहीं और मैंने तो खाया है। अब मैं आपके सामने जितना मर्जी कहूं, कोई मजा नहीं आने वाला भाई, टाइम पास वाली बात है। आप कहोगे कैसा होता है? अच्छा खीर जैसा? नहीं, गुड़ खीर जैसा तो नहीं होता। अच्छा गन्ने 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 कच्चा गन्ना? नहीं, गुड़ का अलग स्वाद है। तो मैं आपको वही चीज बताऊंगा जो चीज मैंने नाड़ी में सीखा है, मैंने महसूस किया है। सीखा तो मेरे पास तो ऐसे तो बहुत सारे चीजें हैं, है ना? क्या कहते हैं, पर्वत गति है, पर्वत गति में भी बहुत सारी चीजें देखी जाती है। और पद्म गति है, पद्मक गति, वो भी है। हम टटोलने का प्रयास कर रहे, लेकिन वो हमें दिखता कैसा है जब मुझे समझ में आएगा, उसके बाद कॉन्फिडेंटली मैं आपको बताऊंगा। चाहे तो मैं बताऊंगा, मेरे वीडियो देखते रहिए। हस्ती गति सर, हस्ती गति एलिमेंट। हाँ जी, हस्ती गति। हाँ हस्त गति तो मुझे समझ में आया है, वो मैं आपको बताऊंगा। गति मुझे समझ में आया, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी। अभी आप जरा वहां पर आप नोट करिए जरा, उष्ण गति। नीचे जब मैंने मिडिल फिंगर को लेके गया और जब मैं धीरे धीरे ऊपर की ओर किया, तो मुझे ऐसा लगा मेरे मिडिल फिंगर के बीचों बीच ऐसा लग रहा है कोई एक पिन जैसा, कोई एक गोला जैसा, एक छोटा सा गोल जैसा कोई चीज, लेकिन वो उसके बीचों बीच गड्ढा जैसा है, खालीपन है। और जैसे जैसे मैं मिडिल फिंगर को ऊपर की ओर उठाऊंगा, तो वो गड्ढापन जो है मेरे मिडिल फिंगर के बीचों बीच बनते हुए ऊपर आ रहा है, सुपरफिशियल तक आ गया। मैं जहां से हम सब दोसा देखते वहां तक आ गया। फिर दोबारा नीचे जाऊं तो फिर गायब, दोबारा नीचे जाऊंगा तो वो चीज दिखाई नहीं दे रहा है, ऊपर से गायब हो गया। तो सुपरफिशियल तक आ गया तो वो गायब हो गया वो चीज। फिर मैं जन्म प्रकृति जाऊंगा तो वहां तक दिखाई, जब मैं नीचे से ऊपर आऊंगा तो वो धीरे धीरे वो चीज फिर दिखता है मुझे, उष्ण गति। तो ये क्या करेगा? एरोटिक स्टेनोसिस, बहुत एक प्रकार का हार्ट की जो दीवारें हैं उसको संकोचन करेगा, हृदय के धमनियों को संकोचन करेगा। इसे हमारे पेरिकार्डियम में भी थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उसको हम कह सकते हैं कि आपको डिप्रेशन है ना, एंजाइटी होना, क्रोध ज्यादा आदि विविध प्रकार के जो है ना, पित्तावृत प्राणवायु, क्योंकि प्राणवायु का स्थान ही हमारे हृदय में है, उसी स्थान में पित्त ने आवरण पैदा किया है। अब दूसरा आ गया मयूर गति। मयूर गति, मयूर गति हम
कफ और पित्त प्रकृति के रोगी में ही देखेंगे, वात प्रकृति के रोगी में नहीं देखेंगे। अब मयूर कैसा चलता है जरा आप देखिए जरा। जो लोग मेरे पिछले वीडियो में पिछले जो लेक्चर में थे उन्होंने तो इसको मयूर गति को अच्छी तरह से समझा है, लेकिन फिर भी वो लोग क्लास में आए हैं ताकि उन्होंने कहा कि हमें समझना है और अच्छी बात है। आप लोग भी अभी हमारे 7 तारीख से क्लास है, जो लोग उस क्लास में आना चाहेंगे मस्ट वेलकम, आप आ सकते हो। अगर आपने 600 रुपया हम वहां पर रखेंगे, शेयर एंड अर्न अगर आपने किया है तो आप उसका इस्तेमाल करके फ्री ऑफ कॉस्ट, नहीं तो 600 रुपया या 400-500 रुपया भी पे करके आप वहां जा सकते हो। ठीक है जी। देखिए जरा मयूर गति कैसा दिखेगा आपको। मयूर गति कैसा दिखेगा, ये रहा आपका। कहां कहां दिखेगा ये भी तो है ना, अथवा इसको मैं थोड़ा मिटाता हूं। मयूर गति ये आपका रिंग फिंगर है, ये आपका मिडिल फिंगर है और ये आपका इंडेक्स फिंगर है। मयूर गति जो है वो पित्त और वायु के बीच में हमें समझ में आएगा। मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर के संयोग से बनने वाला यह स्पाइक है, इसके संयोग से बनने वाला यह स्पाइक है। ठीक है, यह कफ है। मयूर गति यह पित्त है और ये वात है। अब पहले हम यहां देखेंगे मयूर कैसे चलता है। आपने देखे होंगे भाई मयूर कैसे चलता है, उसका लंबे लंबे पैर है, पंजे है, उसमें मोर देखा है आप लोगों ने, देखा ही होगा। हमारे अजीत जी के तो घर के आसपास में मोर घूमता, अजीत जी घूमता है ना आपके घर पे तो। हाँ जी गुरु जी, काफी है यहाँ पे। अरे भैया अगर ये तो फिर हमें उसके अंडे का जुगाड़ करा दो, मोर के अंडा। अरे किधर गया इसका तो देखो जो मोर है ना, मोर में क्या है, जब मोर आगे बढ़ता है, इसका जो सिर है ना, सिर को देखना जरा आप। ये सिर कैसा, थोड़ा सा अपने गर्दन को पीछे की ओर, जैसे हम अभी बोल रहे थे ना पेंडुलम गति, वैसे होकर के इसका सिर को लमक लमक करके आगे बढ़ेगा, फिर पीछे की ओर थोड़ा सा झुकेगा, पीछे की ओर थोड़ा सा अपने गर्दन को थोड़ा सा पीछे की ओर, थोड़ा सा पीछे की ओर खींचेगा, उसके बाद फिर आगे पीछे देखेगा। बड़ा अजीब तरीका से चलता है, आप लोगों ने देखे होंगे। पर इसी चीज को देख करके यही जो स्पाइक हम यहाँ पर देखेंगे, इसी को हम मयूर गति के करके जानेंगे। जितने भी जो हाई कोलेस्ट्रॉल है, उच्च रक्तचाप होना, आर्टियल हाइपरटेंशन, ये सभी हम मयूर गति के माध्यम से जानेंगे। तो कैसे देखें, सबसे पहले आप इसको सुनिएगा जरा कि कैसे दिखते हैं, उसके बाद फिर आप इसको नोट करिए। सबसे पहले हम अपने 3 उंगली को सुपरफिशियली रखेंगे, 3 बार अप डाउन करेंगे, आगे पीछे नीचे ऊपर, आगे पीछे नीचे ऊपर। अब सिर्फ इंडेक्स फिंगर को, इस उंगली को ही हम जन्म प्रकृति तक लेके जाएंगे, जन्म प्रकृति तक लेके जाएंगे। इंडेक्स फिंगर को ही हम जन्म प्रकृति तक लेके जाएंगे। इंडेक्स फिंगर को, अब यहां पर मुझे कभी कभी इंडेक्स और मिडिल फिंगर, इन दोनों को बरोबर नीचे लेके जाइए, मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा सटीक होगा। इंडेक्स और मिडिल को, अब इसमें कभी इंडेक्स को नीचे लेके जाने से दिखता है, कभी इंडेक्स और मिडिल दोनों को लेके जाने से दिखता है। मुझे लगता है इंडेक्स और मिडल, इन दोनों उंगली को जन्म प्रकृति तक लेके जाइए और रिंग फिंगर को ऊपर ही आप रखिए। समझ में आया? इंडेक्स और पित्त और वायु के जो उंगली है,
उसको तो जन्म प्रकृति तक लेके जाना है, यहां तक लेके जाना है, और कफ के उंगली को ऊपर ही रखना है। उसके बाद जब आप वहां से धीरे धीरे जब आप ऊपर की ओर आओगे, ऊपर की ओर जब आप आओगे तो क्या होगा, यहां से जो स्पाइक है जब आप ऊपर की ओर खींचोगे बरोबर पित्त और वात को, तो ये यहां से उठ करके इधर वायु के प्रॉक्सिमल कर्वेचर में स्पाइक हो करके ऐसा लगता है कि थोड़ा सा पीछे झुक करके फिर ये आगे बढ़ रहा है। ये कभी कभी होगा, हमेशा आप प्रयास करते रहिए, तो कभी कभी 3 बार, चौथे बार में एक बार आपको ये स्पाइक दिखाई देगा। अब यह जो चीज है, अगर मैंने अकेला इंडेक्स फिंगर को नीचे तक लेके गया और लेकर के जब ऊपर गया मैं धीरे धीरे, तो भी मुझे यह चीज दिखाई दिया, यहां से उठ करके इस कोने में लग रहा है, और लग करके ऐसा करके पीछे मुड़ करके फिर ये स्पाइक जा रहा है। पीछे मुड़ने का मतलब है यहां टच हो करके थोड़ी देर तक वो क्या करता है, वहां पर थोड़ा विश्राम करता है, थोड़ी देर तक ठहरता है, स्पाइक बंद हो जाता है। समझ में आया? यहां पर रिलीज ये उंगली हो रहा है, यहां पर टच होगा, टच होने के बाद थोड़ा सा विश्राम लेगा। विश्राम लेने का मतलब हमने इसको बोला ये इधर झुक गया। समझ में आया आपको? नीचे से ऊपर हम लेके चले गए उंगली को, और लेके जाते वक्त एक जगह क्या हुआ, यहां से लगा, टच हुआ, टच होने के बाद थोड़ा कहीं गुम सा हो गया, कफ के कुछ स्वरूप, क्योंकि कफ के जो मंद गुण है वो यहां पर दिखाई दिया, थोड़ा फैलाव के साथ थोड़ा बंद होकर के फिर आगे वो स्पाइक कर रहा है। तो इसे हमने बोला मयूर गति, जो अक्सर कोलेस्ट्रॉल है ना, आर्टियल हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप, ये सारे व्याधि यहां पर दिखाई देगा। ठीक है, ये क्या बोले, कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी और आर्टीरियल हाइपरटेंशन, आर्टीरियल हाइपरटेंशन। हाँ जी, किसको समझ में नहीं आया? अब जरा हम यहाँ पर गज गति को समझेंगे। ओके, गज गति का मतलब है कफ दोष द्वारा, कफ दोष का ही आवरण होना, कफ दोष द्वारा कफ दोष का ही आवरण होना, यह गज गति यहाँ हमें दिखाई देगा। गज गति बड़ा स्पष्ट रूप से हमें समझ में आता है। एक व्याधि है जिसका नाम है लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, हाथी पांव बोलते हैं ना, बिहार के साइड में बहुत ज्यादा होता है, जहां पर पानी ज्यादा ठहरता है, जहां स्थिर गुण है, प्रकृति जल का स्थिर गुण जहां ज्यादा है प्रकृति में, वहां पर यह लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन का यानी हाथी पांव जैसे व्याधि होना बहुधा देखा जाता है। उसी स्थिर गुण के, उस पानी में वो गुण है, उस पानी के पीने से, उस पानी के जमीन में संपर्क होने से यह व्याधि बिहार के साइड में अक्सर हाथी पांव, जो लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन जो है ज्यादातर देखा जाता है। तो इसे हम कैसे देखेंगे? चलिए जरा 3 उंगली को आप बरोबर इसको आप दबाइए। अब यहां पर भी कुछ लोग बोलते हैं कि भाई जो मिडिल फिंगर है उसमें हमें यह चीज दिखाई देगा, लेकिन अगर हम यहाँ देखेंगे तो रिंग फिंगर का, क्योंकि यह कफ द्वारा, कफ का आवृत्ति है, आवरण है, तो कफ का स्थान तो रिंग फिंगर है। बिहार के साइड में हमारे यहाँ जैसे आशा जी है और भी बहुत सारी स्टूडेंट है जो बिहार के साइड से ताल्लुकात रखते हैं, है ना। इसको आप लोगों ने खुद इसको देखना है कि मिडिल फिंगर में है। मेरे पास तो इसके पेशेंट, एक ही पेशेंट आया था बहुत पहले, वो एक बार देखने के बाद दोबारा कोई पेशेंट मेरा आया नहीं है, इसीलिए मेरा अपना अनुभव बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है।
उस वक्त मुझे रिंग फिंगर में दिखाई दिया था, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मिडिल फिंगर में दिखता है। अब मैं इसमें कंफ्यूज हूं, लेकिन मुझे तो रिंग फिंगर में दिखाई दिया। आप लोग विद्यार्थी हो, देखो हमेशा हमें जो ज्ञान है ना, वो हमेशा रिसर्च करते रहना पड़ता है। नाड़ी परीक्षण में हमेशा हमें रिसर्च करता रहना पड़ता है। जो चीज है, जो दिखाई दे रहा है, किस उंगली में दिख रहा है, स्पष्ट रूप से कहाँ दिख रहा है, वो हमें देखना है। तो कैसे करना है? जैसे हमने उष्ण गति में जिस तरह से हमने उंगली को दबाया था, दबाने के बाद जब हम ऊपर की ओर खींच रहे थे तो वहां कटोरी जैसा दिख रहा था। बीचों बीच, उस उंगली के बीचों बीच हमें एक बिंदु दिखा, मगर वो बिंदु के बीचों बीच खालीपन दिखा। गज गति में वो बिंदु दिखेगा, मगर बिंदु के बीचों बीच हमें ऐसा लगेगा जैसे कल हमने वो मटका वाला गति आपने देखे होंगे। ये बीचों बीच आपको ना एक दाना जैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा जो कि बिल्कुल भी बीच में उभरा हुआ जैसा। जब आप उंगली को ऊपर की ओर उठाओगे तो करिए जरा अपना रिंग फिंगर को, देखो मैंने वहीं पर देखा इसलिए रिंग फिंगर में कहूंगा। रिंग फिंगर में आप पहले 3 उंगली को नीचे ऊपर आगे पीछे करिए, उसके बाद सुपरफिशियली उसको रख करके अकेला रिंग फिंगर लेकर के नीचे जाइए। अब उसको जब आप उठाओगे तो उसके बीचों बीच आपको ऐसा लगेगा कि कील के ऊपर जैसे आप स्पर्श कर रहे हो, जो होता है ना कील, जो लकड़ी में जो डाला जाता है, गड़ा जाता है, ऐसा लगता है कि आपकी उंगली के ऊपर वाला जो भाग है वहां पर कुछ चीज चुभते हुए, कोई चीज आपके ऊपर उठाते हुए उंगली के साथ ऊपर काफी देर तक, दूर तक बना हुआ रहेगा। बाद में वो गायब हो जाएगा, लेकिन मतलब काफी दूर तक जो है ना आपके साथ उस रिंग फिंगर के बीचों बीच आपको वैसा चीज आपको महसूस होगा। ठीक है जी। तो जो नाड़ी परीक्षण के संदर्भ में हम जो जानते हैं, हम जो लोगों को सिखाते हैं, वो मुख्यतया इतना ही है। इससे ज्यादा नाड़ी के संदर्भ में कुछ समझने योग्य नहीं है तो बहुत सारी चीजें, लेकिन मैं निरंतर प्रयत्न करता रहता हूँ। जो मुझे समझ में आया वो मैं आप सभी लोगों को सिखाता हूँ। और कोई, हालांकि अभी पिपली का गति भी है, पिपली का गति में लोग बोलते हैं कि एकदम टूटता हुआ स्पाइक दिखेगा, ऐसा कुछ बोलते हैं, लेकिन मैंने आज तक कभी उसको देखा नहीं है। जो देखा नहीं है वो उसके ऊपर मैं नहीं बात करूँगा। अगर आप लोग कहोगे तो जब भी कभी इस तरह के पेशेंट जब मेरे पास आएंगे तो ज़रूर मैं उसको महसूस करूँगा। वैसा व्याधि मुझे समझ में आया तो ही मैं आपको समझाने के लिए आऊँगा। गुरुजी, इसका इसका स्पाइक बताइए ना कैसे कि वात और पित्त सुपरफिशियल रिंग फिंगर डीप स्पाइक कैसा आएगा? किस